नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। और आपकी स्कूल व्याख्याता भर्ती की तैयारी कैसे चल रही है, आप कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शैक्षिक प्रबंधन, या अपन ये बोल सकते हैं कि एजुकेशनल मैनेजमेंट। हमने 1 से लेकर 150 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। अब आज करेंगे हम 150 से 151 से 200 तक एमसीक्यू। ठीक दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तम प्रकार का पुस्तकालय उत्तम विद्यालय की पहचान है। उपयुक्त कथन कथन किसका है? क्या कह रहा दोस्तों? उपयुक्त उत्तम प्रकार का पुस्तकालय, क्या दोस्तों? उत्तम पुस्तकालय किसकी पहचान दोस्तों? उत्तम विद्यालय की। उत्तम विद्यालय की पहचान है। तो ये कथन किसका है? रायबर्न है अपने, जेडी मुने है, पिट्समैन है और कुबरली है। तो चारों में से इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों? क्या है? उत्तम प्रकार का पुस्तकालय उत्तम विद्यालय की पहचान है। उपयुक्त कथन किसका है? रायबर्न का है, जेडी मुने का है, पिट्समैन का है या कुबरली का है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पिट्समैन। ठीक है, आगे देखते हैं। वह व्यक्ति ही प्रधानाध्यापक के रूप में सफल है जो, देखो किसमें, वह व्यक्ति ही प्रधानाध्यापक के रूप में सफल है जो ज्ञानी, क्या हो दोस्तों? जो ज्ञानी हो, तर्कवान हो, अदम्य हो, साहसी हो और धैर्यवान हो। क्या हो दोस्तों? ज्ञानी, तर्कवान, अदम्य, साहसी और धैर्यवान। यानी वह व्यक्ति प्रधानाध्यापक के रूप में सफल है जो ज्ञानी हो, तर्कवान हो, अदम्य हो, साहसी हो और धैर्यवान हो। ये कथन किसका है? लुथर गुलिक का है, और अपने कुबरली का है, जेडी मुने का है या पिट्समैन का है? लुथर गुलिक, कुबरली, जेडी मुने और पिट्समैन। ये कथन किसका है? बताओ मुझे। तो ये कथन है दोस्तों अपने कुबरली का। विद्यालय के प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? विद्यालय के प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है दोस्तों? बालक का नैतिक विकास करना, अध्यापक का नैतिक विकास करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना। किसका? बालक का नैतिक, अध्यापक का नैतिक और बालक का सर्वांगीण। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो सकता है कि बालक का नैतिक विकास करना, हाँ ये भी बहुत जरूरी है, अध्यापक का नैतिक विकास करना ये भी जरूरी है, पर बालक का सर्वांगीण विकास करना ये सबसे ज्यादा जरूरी है विद्यालय प्रबंधन का। विद्यालय प्रबंधन का दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जो अपने बालक है, क्योंकि विद्यालय किस पर टिका हुआ है? बालक पर टिका हुआ है। तो बालक का सर्वांगीण विकास, क्या दोस्तों? बालक का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास ही हमारे विद्यालय प्रबंधन का मेन मोटिव है, मेन उद्देश्य है। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन संरचना के पद सोपान में सर्वोच्च स्थान पर कौन है? विद्यालय प्रबंधन, देखो विद्यालय प्रबंधन है दोस्तों, यहाँ पर विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय प्रबंधन के सोपान में, विद्यालय प्रबंधन के सोपान में सर्वोच्च स्थान पर, सर्वोच्च मतलब सबसे ऊपर स्थान पर, फर्स्ट नंबर पर कौन है? बालक है, अपने अध्यापक है, अभिभावक है या प्रधान अध्यापक है? देखो दोस्तों, स्कूल में तो बालक ही रहेगा, पर प्रबंधन में जो मैनेजमेंट होता है वो कौन करता है? मैनेजमेंट कौन करता है? अपने बालक करता है क्या? नहीं। अध्यापक करते हैं क्या? नहीं। अभिभावक करता है क्या? नहीं। तो प्रधान अध्यापक वो मैनेजमेंट का संचालन करता है। ठीक है, कि अपने स्कूल में कौन सी चीज किस प्रकार से होनी चाहिए, पढ़ाई किस प्रकार से होनी चाहिए, मैनेजमेंट किस प्रकार से होना चाहिए, बच्चों के ड्रेसिंग सेंस किस प्रकार से होना चाहिए, बच्चे किस प्रकार से आए हैं, किस प्रकार से जाते हैं, प्रार्थना किस प्रकार से होगी, या पढ़ाई का शेड्यूल किस प्रकार से रहेगा, वो कौन डिसाइड करता है? हमारा प्रधान अध्यापक, या अपन एचएम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, या प्रिंसिपल भी, अगर प्रिंसिपल हो तो प्रिंसिपल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कौन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? प्रधान अध्यापक। ठीक है, शैक्षिक प्रबंधन किसके लिए होता है? अभिभावक, विद्यालय, किसान और अध्यापक के लिए शैक्षिक प्रबंधन। देखो ये अपना एजुकेशनल मैनेजमेंट, जो अपना एजुकेशनल मैनेजमेंट है वो किसके लिए होता है? अपने अभिभावक के लिए होता है, विद्यालय के लिए होता है, किसानों के लिए होता है या अध्यापकों के लिए होता है? तो किसानों तो आएगा ही नहीं, अभिभावक भी नहीं आएगा। दो बच्चे अपने, विद्यालय और अध्यापक। तो क्या किसके लिए होता है? अध्यापक के लिए होता है। क्या अध्यापक तो उसको पालन करते हैं। तो ये होता है अपने स्कूल के लिए। किसके लिए होता है दोस्तों? शैक्षिक मैनेजमेंट अपने स्कूल के लिए होता है। स्कूल, या अपन इसको बोल सकते हैं विद्यालय के लिए होता है। पीओएसटी, पोस्ट कॉर्ब है ना, पोस्ट कॉर्ब के अनुसार आर किसका प्रतीक है? पोस्ट कॉर्ब है ना, पीओएसडी CORB, पोस्ट कॉर्ब के अनुसार आर किसका अर्थ है? आर किसका अर्थ है बताओ मुझे। योजना का है, प्रतिवेदन का है, नेतृत्व का है और निर्देशन का है। तो बताओ मुझे, ये पोस्ट कॉर्बे के अनुसार आर किसका प्रतीक है? ये दोस्तों प्रतिवेदन का प्रतीक है। किसका? प्रतिवेदन का। इसने कहा था शिक्षक को तर्कवान होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? शिक्षक को क्या होना चाहिए दोस्तों? तर्कवान होना चाहिए, तर्कवान।
दोस्तों ये किसने कहा अपने एजुकेशन मैनेजमेंट के अंदर, ये किसने कहा कि शिक्षक को अपने तर्कवान होना चाहिए? ठीक है दोस्तों, ठीक है, तर्कवान होना चाहिए। यानी रायबर ने कहा, एलन ने कहा, कुबरली ने कहा या सीयर्स ने कहा? रायबर ने, एलन ने, कुबरली ने या सीयर्स ने? किसने कहा दोस्तों? ये दोस्तों अपने कुबरली ने कहा था। ठीक है। विद्यालय के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुशासन का कौन सा प्रकार सर्वाधिक उपयुक्त है? विद्यालय के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, विद्यालय के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अनुशासन का कौन सा प्रकार सर्वाधिक उपयुक्त है? क्या दोस्तों कौन सा प्रकार सर्वाधिक उपयुक्त है? अनुशासन है क्या, तो अनुशासन है क्या, पर अनुशासन है क्या, या शिक्षक अनुशासन है? देखो, अनुशासन मतलब ये अपने जो डिसिप्लिन है वो सिंपल सा। स्वानुशासन विद्यालय के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, विद्यालय के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कौन सा अनुशासन सबसे उपयुक्त है? अनुशासन। स्व अनुशासन मतलब जो खुद को अनुशासन रखना है। पर अनुशासन मतलब जो दूसरा पर का मतलब क्या? दूसरा। तो दूसरों ने जैसे बताया, टीचर्स ने जैसा बताया वैसा करना है, या मास्टर ने जैसे बताया वैसा करना है, या अपने जो पेरेंट्स है वैसे बताया उसको वैसा करना है। शिक्षक अनुशासन, शिक्षक ने बताया वैसे अनुशासन करना है क्या? ठीक है दोस्तों। स्व अनुशासन क्या होता है? स्व अनुशासन होता है दोस्तों स्वयं रखने वाला, है ना, स्वयं को ही पता रहना चाहिए, है ना। ठीक है, कि अपन को कौन सा कार्य किस प्रकार से करना चाहिए, अपन को विद्यालय किस प्रकार से जाना चाहिए, विद्यालय में टीचर्स क्लास में नहीं है तो उस समय अपन को क्या करना चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू को क्या करना चाहिए, अपन को खेलना किस प्रकार से चाहिए, हाँ, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो वो कौन ध्यान रखेगा? टीचर्स तो कितनी बार ध्यान रखेगा? आजकल विद्यालय में क्या व्यवस्था खराब हो चुकी है कि बच्चे टीचर्स की बात मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनमें स्व अनुशासन नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? स्व अनुशासन नहीं है, वो पर अनुशासन पर निर्भर है। क्या दोस्तों? वो पर अनुशासन पर निर्भर है कि जब तक आप लोग उनका ध्यान रखोगे वो तब तक ही चुप रहेंगे बच्चे, अदरवाइज वो बदमाशी करने लग जाते हैं। मैंने ज्यादा स्कूलों में देखा है कि बच्चे क्लास में टीचर्स नहीं है तो हल्ला हो करने लग जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं। कौन बातें करते हैं? 9वीं से 12वीं तक, 1 से 8 तक के बच्चे तो बहुत ही शांत रहते हैं। उनको तो जैसा कहोगे वैसा कर लेगा, क्योंकि वो डर भी रहता है टीचर्स का। तो जैसे ही 9वीं क्लास में आते हैं वो इतना खुल जाते हैं कि नहीं, टीचर्स कौन होता है हमारे लिए। ठीक है, तो जो टीचर्स की बात नहीं मानते, आपको पता भी है आज की इस हालत में टीचर्स की बात मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर्स ही एक ऐसा आदमी है जो निस्वार्थ भाव से आप लोगों को हर चीज बताता है, हर सही चीज बताता है, गलत कभी नहीं बताएगा। टीचर्स को आपसे कोई मतलब नहीं है, मतलब जिसको होता है वो आपको गलत चीज बताएगा। ठीक है, क्लास के अंदर भी टीचर्स को कोई मतलब नहीं रहता है स्टूडेंट से, इसलिए वो क्या कहता है कि आपको हर चीज से बताएगा। आपको जैसे आपकी पड़ोसी से पूछोगे तो आपको पड़ोसी क्या कहेगा, हाँ यार इसको सही चीज बता दी, राय दे दी, तो ये आगे बढ़ जाएगा। पर टीचर्स के लिए क्या होगा? टीचर्स आपको सही बताएगा। टीचर्स कभी ये नहीं कहेगा कि आप लोग लड़ाई करो, कभी अनुशासनहीनता के हिसाब से रहो। ठीक है, टीचर्स जैसा कहे वैसा कर लो आप लोग दोस्तों, और स्व अनुशासन रखो थोड़ा बहुत कि टीचर्स भी नहीं है तो भी आप लोग आराम से क्लास में पढ़ाई करो। ठीक है, आगे देखते हैं। शैक्षिक प्रबंधन की प्रगति होती है, शैक्षिक यानी एजुकेशनल मैनेजमेंट की प्रगति कैसी होती है? भाई कला होता है, विज्ञान होती है, कला और विज्ञान दोनों होती है, या कोई प्रगति नहीं होती है? तो कला और विज्ञान, कला विज्ञान अपनी अपनी, आर्ट और साइंस है, तो क्या दोनों ही क्या? हाँ, अपने जो साइंस जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है वो आर्ट और साइंस दोनों ही है, यानी कला और विज्ञान दोनों ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी भी संगठन का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? किसी भी संगठन का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? भाई नियोजन को, प्रबंधन को, प्रबंधन व नियोजन को, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई किसी भी संगठन का मस्तिष्क मतलब जहां से उसका संचालन होता है, किसी भी संगठन का या ऑर्गेनाइजेशन का जहां से क्या होता है दोस्तों? संचालन होता है। हाँ? संचालन होता है तो उसी को मस्तिष्क कहते हैं। जैसे अपना संचालन कहाँ से होता है? अपना मस्तिष्क से होता है। नहीं होता क्या? अगर आपको पता है कि मस्तिष्क में कुछ भी छोटी सी भी माइनर मिस्टेक भी हो जाए तो अपना जो बॉडी का संतुलन है वो पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। तो किसी भी संगठन का मस्तिष्क किसको कहा जाता है दोस्तों? नियोजन को है, प्रबंधन को, नियोजन प्रबंधन या इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी संगठन का मस्तिष्क हमेशा दोस्तों प्रबंधन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? मैनेजमेंट को। ठीक है, आगे देखते हैं। जे हार्टले ने प्रबंधन के कितने तत्व बताए हैं? जे अपने हार्टले ने प्रबंधन के कितने तत्व बताए हैं? बताओ दोस्तों। जे हार्टले ने प्रबंधन के कितने तत्व बताए दोस्तों? 2 बताए हैं, 4 बताए हैं, 3 बताए या 5 बताए? 2, 4, 3, 5, इसने बताया दोस्तों अपने 3 तत्व बताए। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत मानवीय संसाधनों में कौन कौन आते हैं? बताओ मुझे। विद्यालय प्रबंधन में मानवीय संसाधन, देखो मानवीय संसाधन मतलब मानव के अंतर्गत कौन कौन आते हैं विद्यालय प्रबंधन में? ठीक है, अपने विद्यालय प्रबंधन, प्रबंधन में
मानवीय संसाधनों में कौन कौन आते हैं? मानवीय मतलब बालक है, अभिभावक है, शिक्षक है, या उपरोक्त सभी है। तो मानवीय संसाधन, क्या विद्यालय से बालक जुड़ा हुआ है क्या? हाँ। बालक का तो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। शिक्षक जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, शिक्षक भी जुड़े हुए हैं। अभिभावक जुड़े हुए हैं क्या? हाँ। तो उनके बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं। तो अपन इसको कह सकते हैं कि विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत मानव संसाधनों में बालक भी आते हैं, शिक्षक भी आते हैं और अभिभावक भी आते हैं। तो प्रयोग सभी आते हैं। ठीक है। शिक्षक को ब्रह्मा का रूप किसने कहा? शिक्षक को ब्रह्मा का रूप किसने दोस्तों? शिक्षक को ब्रह्मा का रूप किसने कहा? शिक्षक को ब्रह्मा का रूप किसने कहा? किसने कहा दोस्तों? महात्मा गांधी ने कहा, मनु ने कहा, राजा राममोहन राय ने कहा, या रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा? महात्मा गांधी ने कहा, मनु ने कहा, राजा राममोहन राय ने कहा, या रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा? तो बताओ भाई, शिक्षक को ब्रह्मा का रूप दोस्तों मनु ने कहा था। किसने कहा था? मनु ने कहा था। विद्यालय का हृदय किसको कहते हैं? विद्यालय का हृदय किसको कहा जाता है दोस्तों? खेल मैदान को कहा जाता है क्या? पुस्तकालय अपने लाइब्रेरी को कहा जाता है क्या? स्टाफ रूम को कहा जाता है क्या? इनमें अपने से कोई नहीं। दोस्तों अपने जो विद्यालय है या स्कूल है उसका हार्ट, स्कूल का हार्ट किसको कहा जाता है? स्कूल का हृदय किसे कहा जाता है दोस्तों? अपने खेल मैदान को कहा जाता है क्या? या अपने पुस्तकालय को कहा जाता है दोस्तों? तो अपना जो पुस्तकालय होता है उसको स्कूल का या विद्यालय का हृदय कहा जाता है। विकेंद्रीकरण के बारे में किसने कहा था कि संगठन की छोटी इकाई जहां तक व्यवहारिक हो? ये किसने कहा दोस्तों? विकेंद्रीकरण के बारे में किसने कहा कि संगठन की छोटी इकाई तक जहां तक व्यवहारिक हो? तो किसने कहा दोस्तों? ये एलन जेडेमोने, सीयर्स, या कीथ डेविस? तो किसने कहा था ये विकेंद्रीकरण के बारे में? विकेंद्रीकरण के बारे में किसने कहा था? ये एलन ने कहा था, जेडी मुने ने कहा था, सीयर्स ने कहा था, या कीथ डेविस ने कहा था? तो ये दोस्तों कीथ डेविस ने कहा था। प्रबंधन के क्षेत्र में कला एवं विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू है। प्रबंधन के क्षेत्र में दोस्तों, प्रबंधन के क्षेत्र में क्या दोस्तों? कला व विज्ञान दोनों क्या है दोस्तों? एक ही सिक्के के पहलू है किसने कहा था? सीयर्स ने कहा था अपने, या जेडी मुने ने कहा था, या पिफनर ने कहा था, या हिलकार्ट ने कहा था? सीयर्स, मुने, पिफनर या हिलकार्ट? दोस्तों ये चारों जाने हैं, इसमें से किसने कहा दोस्तों अपने? ये दोस्तों हिलकार्ट ने कहा था कि प्रबंधन के क्षेत्र में कला एवं विज्ञान एक सिक्के के दो पहलू है। प्रबंधन के क्षेत्र में कला एवं विज्ञान एक सिक्के के दो पहलू है। हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादित किया? हेनरी फ्योल ने कितने प्रबंधन के कितने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया? तो भाई हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के कितने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया? 13, 14, 15 या 16? तो हेनरी फ्योल ने, बताओ मुझे, कितने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया? ये तो सबको पता है कि हेनरी फ्योल ने अपने 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। शिक्षा के प्रबंधन हेतु पंचायत स्तर पर किस कार्यालय की स्थापना की गई है? पंचायत स्तर पर देखो, अपने जो पंचायत होती है ग्राम पंचायत स्तर पर ना, ग्राम पंचायत स्तर पर दोस्तों जिला शिक्षा अधिकारी अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं। बीओ कार्यालय अपने जो अपने ब्लॉक लेवल पर होते हैं। पीओ, ये पीओ कार्यालय क्या होता है बताओ? ये पीईयू, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी है ना। तो ये अपने जो होता है ये पंचायत स्तर पर या पंचायत स्तर पर होते हैं दोस्तों, पंचायत स्तर पर होते हैं, ये पंचायत स्तर पर होते हैं ये वाला। तो पीईईओ कार्यालय अपने पंचायत स्तर पर होते हैं। ठीक है, ये दोस्तों पंचायत स्तर पर पीईओ कार्यालय होते हैं। शैक्षिक प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संबंध ऐसी व्यवस्था करने से है इसमें संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्ण व्यवहारिक रूप से संपन्न हो सके। किसके विचार है ये बताओ? कि शैक्षिक प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संबंध एक ऐसी व्यवस्था से करने से जिसमें संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप में संपन्न हो सके। किसके विचार है दोस्तों? ये जेडी सीयर्स के हैं, फिफ्नर के हैं, एम्बिक बुच के हैं, या कुटजे के हैं? जेडी सीयर्स, फिफ्नर, एम्बिक बुच और कुटज। जेडी सीयर्स, फिफ्नर, एम्बिक बुच और कुछ। तो ये अपना दोस्तों जेडी सीयर्स के विचार है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। लूथर गुलिक के अनुसार, आधुनिक संप्रदाय के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन के कितने तत्व शामिल हैं? लूथर गुलिक कौन दोस्तों? लूथर गुलिक के अनुसार आधुनिक संप्रदाय
कि कितने तत्व शामिल है, आधुनिक संप्रदाय के कितने तत्व शामिल है दोस्तों? लूथर गुलिक के अनुसार आधुनिक संप्रदाय के कितने तत्व शामिल है? बताओ, 4 है, 5 है, 6 है या 7 है? 4 5 6 7 दोस्तों बताओ मुझे कितने हैं? 4 5 6 और 7 कितने हैं दोस्तों? ये अपने 7 तत्व शामिल है। सर हेनरी फियोल के अनुसार प्रबंधन है, सर हेनरी फियोल के अनुसार दोस्तों प्रबंधन क्या है? अपने मैनेजमेंट क्या है? क्या दोस्तों? पोस्ट कॉर्प है, पीओ ट्रिपल थ्री है, ट्रिपल सी है, पीओएसडी है, या तीनों सही है? बताओ मुझे हेनरी फ्यूल के अनुसार प्रबंधन क्या है दोस्तों? प्रबंधन दोस्तों क्या है हेनरी फ्यूल के अनुसार? पीओसीसीसी प्रबंधन है हेनरी फ्यूल के अनुसार। यहाँ पी का अर्थ क्या है, ओ का अर्थ क्या है, सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ क्या है और सी का अर्थ क्या है? तो पी का अर्थ दोस्तों अपने प्लानिंग है, ठीक है, एल ए डबल एन, और ओ का अर्थ ऑर्गेनाइजेशन, सी का अर्थ क्या है, कमांड, सी का अर्थ कंट्रोल और सी का अर्थ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इसका अर्थ नियोजन, संगठन, इसका अर्थ हो जाएगा नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय, और समन्वय, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। आगे देखते हैं, शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधन को करना पड़ता है। यह कथन किसका है दोस्तों? ये पिफनर, एलन, फेयोल या गुलिक। शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधन को करना पड़ता है, जो किसी प्रबंधन को करना पड़ता है, जो किसी प्रबंधन को करना पड़ता है, ठीक है। शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य जो किसी प्रबंधन को करना पड़ता है। तो यह कथन किसका है? पिफनर, एलन, फेयोल या गुलिक। पिफनर, एलन, फेयोल या गुलिक। तो ये दोस्तों अपने एलन का कार्य है। स्टाफिक संतोषजनक एवं संतुष्ट कार्य शक्ति को प्राप्त करने तथा उसे बनाए रखने का कार्य करता है। स्टाफिक्स, ठीक है, स्टाफिंग, स्टाफ जो होता है वो संतोषजनक एवं संतुष्ट कार्य शक्ति को प्राप्त करने तथा उसे बनाए रखने का कार्य करता है। तो ये विचार किसका है भाई? टेरी गुलिक, डिवी या फियोल, या जॉर्ज टेरी या लूथर गुलिक, अपने जॉन डिवी और या हेनरी फियोल। तो ये कथन किसका है दोस्तों? स्टाफिक पैटर्न के बारे में ये कथन किसका है? ये दोस्तों अपने जॉन टेरी के ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? ये अपने जॉन टेरी ने कहा था, जॉन टेरी ने, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रबंधन से आज से पूर्वानुमान लगाना। प्रबंधन से आज से दोस्तों, प्रबंधन होता है उसका प्रबंधन का मतलब होगा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से आज से पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन की व्यवस्था करना, निर्देश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करने से है। क्या दोस्तों? पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन की व्यवस्था करना, समन्वय करना और नियंत्रण। ये विचारधारा किसकी है? प्रबंधन के बारे में ये विचारधारा किसकी है? जॉन टेरी की है, एलन की है, लूथर गुलिक की है या हेनरी फियोल की है? जॉन टेरी है, लूथर है, एलन गुलिक है, और एलन है और हेनरी फियोल है। तो अपने ये जो इसका जो विचारधारा है वो अपनी किसकी है? हेनरी फियोल की है। लूथर गुलिक द्वारा दिए गए पोस्ट कॉर्प सिद्धांत में सीओ का अर्थ है। पोस्ट कॉर्प सिद्धांत में सीओ, पी ओ एस डी सी ओ आर बी सिद्धांत में दोस्तों सीओ का अर्थ क्या है? इस सीओ का अर्थ क्या है? कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑर्गेनाइजेशन है। तो आप लोग इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो सकता है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कोऑर्डिनेशन। क्या दोस्तों होगा? कोऑर्डिनेशन, ठीक है। शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ है दोस्तों, क्या दोस्तों? शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ है पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति, हाँ, एक संस्था द्वारा सामूहिक प्रयास। देखो सामूहिक प्रयास मतलब प्रबंधन। सामूहिक प्रयास कैसे होगा? जब आप लोग मुझे बताओ, एक अकेला आदमी तो चलो काम कर सकता है, पर मिलके अगर 5-7 आदमी काम कर रहे हैं तो उसमें प्रबंधन का होना जरूरी है। शिक्षा प्रक्रिया की व्यवस्था करना, कोई भी व्यवस्था होगी तो वो प्रबंधन के अनुसार ही होगी। पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति भी अगर अपन करना चाहते हैं तो उसमें प्रबंधन का तो काम आएगा ही आएगा। तो शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ है दोस्तों उपरोक्त सभी। शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ क्या है दोस्तों? उपरोक्त सभी, ठीक है। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित है, ये किसने कहा था? भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित है।
भारत का भविष्य क्या है दोस्तों? भारत का भविष्य क्या दोस्तों? कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। तो ये कथन किसका दोस्तों? कथन इसका दोस्तों अपने राधा कृष्णन का है, कोठारी का है, यशपाल का है या मुदालियर का है? राधा कृष्णन का है, कोठारी का है, यशपाल का है या मुदालियर का है? भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। तो बताओ इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? कोठारी आयोग। जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों? कोठारी आयोग। प्रबंधन के अंतर्गत शामिल किया जाता है, प्रबंधन के अंतर्गत क्या दोस्तों शामिल किया जाता है? प्रबंधन में क्या शामिल किया जाता है? प्रबंधन में क्या शामिल किया जाता है दोस्तों? आयोजन क्षेत्र किया जाता है, संगठन निर्माण किया जाता है या स्टाफिंग शामिल किया जाता है? तो देखो दोस्तों, प्रबंधन जो होता है, मैनेजमेंट होता है, उसमें स्टाफ लोग भी शामिल होते हैं, एक संगठन भी शामिल हो सकता है या आयोजन भी, जो आयोजन करते हैं वो भी प्रबंधन में ही शामिल होता है, क्योंकि बिना प्रबंधन के कोई भी आयोजन संभव होता नहीं है, कोई भी संगठन का निर्माण होता नहीं है और कोई भी स्टाफिंग कार्य नहीं करता है। तो इसका मतलब हो गया कि प्रबंधन के अंतर्गत सभी शामिल है। राज्य स्तर पर शिक्षा किसके अधीन होती है? राज्य स्तर पर मतलब अपने जो स्टेट लेवल पर शिक्षा किसके अधीन होती है भाई? प्रधानमंत्री का तो रोल ही नहीं है, विश्वविद्यालय का भी रोल नहीं है, स्थानीय सरकार का हो सकता है क्या बताओ? ये शिक्षा मंत्री हो सकता है। अपने जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो सकता है? देखो, अपने जो एजुकेशन मिनिस्टर है वही तो अपने शिक्षा मंत्री के रूप में जानते हैं, या उन्हीं के अंडर में ही शिक्षा विभाग रहता है सारा। हाँ, तो अपन इसको हो सकता है कि जो अपने शिक्षा मंत्री है उसी के अंतर्गत शिक्षा अधीन रहती है। शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व क्या है? शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व क्या है बताओ? पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बताओ, पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है क्या? हाँ। कार्यों का नियोजन एवं संगठन के लिए जरूरी है क्या? हाँ, कार्यों का नियोजन और संगठन के लिए अपने शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है, और पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी हमें शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। कर्मचारियों में समन्वय एवं नियंत्रण के लिए भी हमें शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका मतलब हो गया कि उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल, जो ऑल ऑफ द अबव क्या इसका जो राइट आंसर हो गया कि शैक्षिक प्रबंधन हमें कर्मचारियों में समन्वय और नियंत्रण के लिए आवश्यक है, कार्यों का नियोजन व संगठन करने के लिए अपने को आवश्यक है, और पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी हमें आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता है, शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता क्या है दोस्तों? प्रबंधन एक जन्मजात प्रक्रिया है। हाँ भाई, जन्मजात प्रक्रिया है, प्रबंधन एक प्रक्रिया है, और ये सर्वव्यापी, हाँ सर्वव्यापी है, प्रक्रिया भी है और जन्मजात भी है। बच्चा जन्म लेते ही प्रबंधन करना सीख जाता है कि इसको किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से कोई काम करना है। तो वो किस में आ गया? देखो दोस्तों, अपन कोई भी चीज करते हैं तो प्रबंधन में ही शामिल है, ठीक है। देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? उपयुक्त सभी। प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक है कार्य नियोजन के अनुसार किया जाए। कार्य किसके अनुसार किया जाए दोस्तों? नियोजन के अनुसार कार्य कीजिए। किसके अनुसार दोस्तों किए जाए? नियोजन के अनुसार कार्य कीजिए। विश्लेषण की दिशा में सुधारात्मक कार्य की जानी चाहिए। यदि कुछ भी अपने को दिक्कत आती है किसी कार्य करने में, तो अपने को उस कार्य को सुधारात्मक तरीके से करना चाहिए और नियोजन के अनुसार भी करना चाहिए। समय समय पर कार्य की क्या करना चाहिए दोस्तों? रिपोर्टिंग करनी चाहिए, ठीक है। समय समय पर कार्य की रिपोर्टिंग करनी चाहिए। तो उपयुक्त सभी अपने का जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है दोस्तों। प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक क्या क्या हो गया? कार्य नियोजन के अनुसार करना चाहिए, विश्लेषण की दिशा में सुधारात्मक कार्य करनी चाहिए और समय समय पर कार्य की रिपोर्टिंग हो जानी चाहिए। प्रबंधन का आधुनिक जनक क्या किसे कहा जाता है? प्रबंधन का आधुनिक जनक क्या दोस्तों? आधुनिक प्रबंधन का आधुनिक जनक कौन है दोस्तों? हेनरी फियोल है, अपने बर्नार्ड है, वेबर है या डेविस है? तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। हेनरी प्रबंधन का जनक हेनरी फियोल है। विद्यालय का स्पार्क प्लग, विद्यालय का स्पार्क प्लग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, विद्यालय का स्पार्क प्लग किसे कहा जाता है? समय सारणी को कहा जाता है कि ये, या श्याम को कहा जाता है, फर्नीचर को कहा जाता है या खेल के मैदान को कहा जाता है? विद्यालय का स्पार्क प्लग किसे कहा जाता है? अपने समय सारणी को, श्याम को, फर्नीचर को या खेल मैदान को? तो विद्यालय का स्पार्क प्लग दोस्तों अपने को इस जो समय सारणी होती है, समय सारणी उसको कहा जाता है। विद्यालय का स्पार्क प्लग दोस्तों समय सारणी को कहा जाता है। शिक्षण शिक्षण के सत्यवादी स्तर की विशेषता नहीं है, शिक्षण के सत्यवादी स्तर की विशेषता नहीं है। रटने पर बल देना, हाँ ये रटने पर बल देना दोस्तों शिक्षण के सत्यवादी स्तर की विशेषता है, ठीक है। ये शिक्षक केंद्र शिक्षण, हाँ ये शिक्षक केंद्र शिक्षण है। कौन सा? शिक्षण का सत्यवादी स्तर। सत्तावादी स्तर जो होता है वो शिक्षक केंद्रित होता है और वो रटने पर बल देता है।
उसमें व्यक्तिगत शिक्षण को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। व्यक्तिगत शिक्षण कौन सा दोस्तों, ये जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें उसको बच्चे को पढ़ने को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। तो विद्यार्थी की सहभागिता अधिक होती है, नहीं, विद्यार्थी की सहभागिता इसमें न्यून होती है। शिक्षक का शिक्षण का सत्यवादी केंद्रित स्तर होता है, उसमें विद्यार्थियों की जो सहभागिता होती है वो न्यून होती है, एकदम न्यून होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 186, हेनरी फ्यूल ने विशिष्टीकरण के सिद्धांत का संबंध है। हेनरी फ्यूल के विशिष्टीकरण के सिद्धांत का संबंध क्या है? हेनरी फ्यूल के विशिष्टीकरण के सिद्धांत का संबंध है अधिकार एवं दायित्व, अधिकार एवं दायित्व, उत्तरदायित्व, कार्य विभाजन, निर्देश की एकता से या आदेश की एकता से। जो हेनरी फ्यूल के विशिष्टीकरण का सिद्धांत है वो दोस्तों अपने अधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंधित है क्या? नहीं, संबंधित नहीं है वो दोस्तों। निर्देश की एकता से संबंधित है क्या? नहीं, इससे भी नहीं है, आदेश की एकता से भी नहीं है, वो है कार्य विभाजन से। वो दोस्तों क्या है? कार्य विभाजन से। विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है। विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक क्या दोस्तों? प्रजातांत्रिक सिद्धांत। विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत क्या होता है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो गया प्रजातांत्रिक सिद्धांत का एक तंत्री निर्णय करना। विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है वो एक तंत्री निर्णय करता है क्या? नहीं, एक तंत्री निर्णय नहीं करता। वो व्यक्तिगत कार्य करता है क्या? नहीं, व्यक्तिगत कार्य भी कार्य करना नहीं, ये भी नहीं है। सहभागी उत्तरदायित्व, हाँ, विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत क्या दोस्तों? सहभागी उत्तरदायित्व। क्या दोस्तों? सभी का उत्तरदायित्व रहता है इसके अंदर। सहभागी मतलब सभी, ठीक है, सभी भागीदार रहते हैं। विद्यालय प्रबंधन का जो प्रजातांत्रिक सिद्धांत है उसमें सभी भागीदार रहते हैं, सभी मिलकर तो प्रबंधन का कार्य करते हैं। ठीक है, राज्य में शिक्षा का मुखिया कौन होता है? शिक्षा मंत्री होता है। अभी बताया था अपने को, शिक्षा मंत्री होता है राज्य में। ब्लॉक स्तर पर सर्वोच्च शिक्षा अधिकारी, देखो ब्लॉक स्तर पर है ना, ब्लॉक स्तर पर कौन होता है? कि ब्लॉक लेवल ऑफिसर। देखो पीईओ तो होता है अपने पंचायत पर, ठीक है। ये बीईओ ये भी है नहीं। सीबीओ, सीबीओ दोस्तों ये होता है अपने ब्लॉक पे, ये डिस्ट्रिक्ट। ये मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी है ना, मुख्य शिक्षा अधिकारी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है, ये तो अपन सबको पता है। अगर ये क्वेश्चन किसी को पता नहीं है तो ये मान लो कि उसको पढ़ाई करने का मतलब ही नहीं है। हालांकि दोस्तों अभी तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो अभी तो आप लोग मान सकते हो, पर जो भी टीचर्स या टीचिंग लाइन के अंतर्गत है, ऐसा कोई भी अगर आदमी ऐसा हो जिसको ये पता नहीं है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कहाँ पर है, तो उसका टीचर या टीचिंग लाइन में आना व्यर्थ है एक तरह से। तो कोई नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए विद्यालय में आता है। अगर किसी को ये पता नहीं है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कहाँ पर है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 100 में से 100 को ही आना चाहिए। ठीक है, ये है अपने बीकानेर में। ठीक है, जैसे अपन किसी को पूछ ले कि राजस्थान की राजधानी कहाँ पर है, पढ़ने वाला बच्चों को सबको आना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो उसको सिलेक्शन मान सकते हैं क्या? अपन नहीं मान सकते। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च संगठन है किसमें दोस्तों? राष्ट्रीय स्तर पर ना, राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा में, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च संगठन, शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च संगठन है कौन सा दोस्तों? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, एनसीईआरटी, एनसीटी या न्यूपा। एनसीएन या एनसीईआरटी या केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय या अपने दोस्तों न्यूपा। दोस्तों अपने बताओ मुझे, तो राइट आंसर दोस्तों होगा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनी कोई भी मानवीय संस्था, सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनी कोई भी मानवीय संस्था जो शिक्षा से संबंधित हो, शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है। ये कथन किसका है? शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है, ये कथन किसका है? सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनी कोई भी मानवीय संस्था जो शिक्षा से संबंधित हो, शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है। ये किसने कहा था दोस्तों? जेबी सीएस ने कहा, एलन ने कहा, पिफनर ने कहा या जेडी मुने ने कहा। यह सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनी कोई भी मानवीय संस्था शिक्षा से संबंधित है वो शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है। ये अपने जेडी मुने भाई साहब ने कहा था। शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा का सर्वप्रथम विकास, देखो शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा का सर्वप्रथम
विकास कहाँ हुआ दोस्तों? सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ, जर्मनी में हुआ, जापान में हुआ या अमेरिका में हुआ? फ्रांस, जर्मनी, जापान और अमेरिका। शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा का सर्वप्रथम विकास किस देश में हुआ दोस्तों? मुझे बता दो। फ्रांस में हुआ, जर्मनी में हुआ, जापान में हुआ या अमेरिका में हुआ? तो इसका दोस्तों शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा का सर्वप्रथम विकास दोस्तों अमेरिका में हुआ। हाँ दोस्तों, हुआ अमेरिका में हुआ। ठीक है। शिक्षा विषय, शिक्षा किसका विषय भाई? केंद्र सरकार का है, केंद्र सूची का है, संवर्ती है, पंचायत राज का है या राज्य सूची का है? तो दोस्तों ये जो शिक्षा है वो अपने दोस्तों संवर्ती सूची का विषय है दोस्तों, अपने संवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा विभाग का प्रशासनिक प्रशासनिक प्रमुख, देखो प्रशासनिक, प्रशासनिक प्रमुख संयुक्त सचिव होता है, शिक्षा अधिकारी होती है, शिक्षा निदेशक होता है या प्रमुख शासन सचिव होता है? प्रशासनिक प्रमुख है दोस्तों शिक्षा विभाग का, वो होता है प्रमुख शासन सचिव। एस्पिरिट डी कॉमर्स, कॉम्स का संबंध है, एस्पिरिट है ना, एस्पिरिट डी कॉम्स का संबंध है दोस्तों। इसका कॉम्स का संबंध है एकता में शक्ति, श्रम विभाजन, एकता में कमी या सृजनात्मक। एकता में शक्ति, एकता में श्रम विभाजन, एकता में कमी। यदि कमी का तो कभी आएगा नहीं, तो ये होगा दोस्तों एकता में शक्ति। एक कार्मी को केवल एक ही बॉस से निर्देश प्राप्त होने चाहिए। एक कार्मी को केवल एक ही बॉस से, ना, एक बॉस से निर्देश प्राप्त होने चाहिए। एक कार्मी को केवल एक ही बॉस से निर्देश प्राप्त होने चाहिए। यह कथन किसका है? गुलिक से है, टेलर से है, फेयोल से है या जॉर्ज टेरी से है? यह कथन किसका दोस्तों? गुलिक का है क्या, टेलर का है क्या, या फेयोल का है क्या, या जॉर्ज टेरी का है? एक कार्मी को केवल एक ही बॉस से निर्देश प्राप्त होने चाहिए। एक ही बॉस से, एक ही बॉस से निर्देश प्राप्त होने चाहिए। एक कार्मी को केवल एक ही बॉस से निर्देश प्राप्त होने चाहिए। यह कथन किसका है? अपने टेलर, गुलिक, फेयोल या जॉर्ज टेरी? तो ये कथन किसका दोस्तों? फेयोल का है। संचार के प्रकार श्रव्यदर्शी, मौखिक, उपयुक्त, सभी तो सभी आ जाएगा इसमें। विद्यालय का भौतिक संसाधन नहीं है, भौतिक संसाधन को भौतिक, इसमें भौतिक कह रहे हैं। मानवीय होता तो मानवीय में तो दोस्तों क्या हो गया? प्रिंसिपल भी हो गया, शिक्षक हो गया, अभिभावक हो गया, ठीक है, सब हो गया, बालक हो गया। तो ये भौतिक पूछ रहा है। भौतिक का मतलब जो अपनी वस्तु होती है, तो पुस्तकालय भी है, शामपट भी है और विद्यालय भवन का भी है। तो लिपि को जो होता है अपने कलर CLAR है ना, ये नहीं होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों या लास्ट क्वेश्चन अपन इसको बोल सकते हैं। शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है, शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य तो छात्र की आलोचना करना। ये तो किसी कंडीशन में होगा ही नहीं ना भाई। अपन किसी भी छात्र की आलोचना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि अपन को छात्रों को मोटिवेट करना है। कोई भी काम होगा अगर विद्यालय में अगर आलोचना से संबंधित हो रहा है तो वो काम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बच्चों की आलोचना करना अपना अधिकार नहीं है। तो छात्रों की आलोचना नहीं कर सकते अपन। ठीक है, तो छात्रों की आलोचना नहीं करना अपन को। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा जो क्लास, ये कौन सी क्लास है दोस्तों? क्लास 3। ठीक है, इसमें अपन ने देखा था 151 से 200 क्वेश्चंस देख लिए थे दोस्तों। आगे भी हम करते जाएंगे, कम से कम 600-700 जो भी क्वेश्चन अपने बनते हैं वो करते जाएंगे। और अगर किसी चीज छात्री ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, लिख रखा है प्लीज सब्सक्राइब। और शिक्षक प्रबंधन MCQ की क्लासेस ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।